बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सीआरपीसी के हवाले से और इंतहाई अहम लेक्चर है। अभी यहाँ से आगे वो प्रोसीजर उसका आगाज़ हो रहा है कि जो बेसिकली अदालतों में हम आम तौर पर परफॉर्म करते हैं और जो आपके मजिस्ट्रेट्स के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, क्योंकि ये एक प्योर प्रैक्टिकल फंक्शंस हैं जो कोई भी मजिस्ट्रेट परफॉर्म करता है, तो ज़्यादातर जो फोकस होता है एग्ज़ामिनर का वो इन टॉपिक्स के ऊपर होता है, जिसमें ट्रायल आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, उसके अलावा जो है फिर वो आगे जजमेंट राइटिंग आ जाएगी। और पर्टिकुलरली यहाँ पर हम अक्सर ये करते हैं कि हम सिर्फ चार्ज पढ़ते रहते हैं, उसको समझ भी लेते हैं, उसको याद भी कर लेते हैं, बट जो एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो आ जाता है कि जी आप प्रैक्टिकली एक चार्ज फ्रेम करके बताएं, चार्ज ड्राफ्ट करके बताएं। तो चार्ज को फ्रेम या ड्राफ्ट करने की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक उसके हवाले से लेक्चर दे दूँगा आज। वो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें पूरा मैंने चार्ज की फ्रेमिंग का जो तरीक़ाकार है वो बताया हुआ है कि चार्ज के फ्रेमिंग का तरीक़ाकार क्या है, चार्ज बेसिकली है क्या, कहाँ पर स्टार्ट होता है, कैसे होगा। यहाँ पर जो हमें चीज़ें मेन समझनी है वो जॉइंडर ऑफ चार्ज के बारे में है, वो अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में है, और अफेक्ट या किस चीज़ का अफेक्ट, अफेक्ट ऑफ एनी डिफेक्ट, किस में डिफेक्ट, चार्ज के कंटेंट्स में, या चार्ज को फ्रेम करते वक्त अगर कोई डिफेक्ट हो तो क्या होगा। ये इस किस्म की तमाम चीज़ें हैं जो आज हमने पढ़नी है। अगर इसको पहले मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको इसके बारे में चंद चीज़ें बताऊं तो उर्दू में एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जी फ़लाँ शख्स के ऊपर फ़र्दे जुर्म जो है वो आयद हो गई। तो फ़र्द जुर्म आयद करना ये क्या कहलाता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इनफैक्ट इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल। चार्ज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रोसीजर क्या था, दोनों प्रोसीजर हमने पढ़ लिए। एफआईआर केस के अंदर क्या हुआ और कंप्लेंट केस में क्या हुआ। एफआईआर केस में केस दर्ज होता है, एफआईआर लॉज होती है, पुलिस उसकी क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस जो है वो मामला सारा मजिस्ट्रेट के पास थ्रू प्रोसिक्यूशन लेकर चली जाती है। ऑन द अदर साइड जब कंप्लेंट फाइल की गई तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करने के बाद वो उस नतीजे तक पहुंचा कि मैंने इस शख्स का ट्रायल चलाना है। तो ट्रायल का पहला स्टेप क्या है, ट्रायल का, क्रिमिनल ट्रायल का, क्रिमिनल मुकदमे का जो आगाज़ होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अब तक उसके पास होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स, इन केस ऑफ चलान केस जो उसके पास पुलिस का चलान जमा होता है जिसमें 161 की स्टेटमेंट्स होती है, 154 एफआईआर उसमें लगाई गई होती है, उसके अंदर तमाम जो है वो क्राइम सीन और जो भी फ़र्द मकबूजगी या कोई भी जो रिकवरीज़ की जाती हैं वो तमाम के तमाम चीज़ें उस अक्यूज़ को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो फ़र्द जुर्म आयत होते वक्त बाकायदा तौर पर उस चीज़ को पढ़ के अपना डिफेंस तैयार करके आए, क्योंकि यहाँ से आगे मुकदमा चलेगा कि क्या वो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद, आपने लफ्ज़ सुना होगा, सेहते जुर्म से इनकार करना। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जब कोई शख्स सेहत जुर्म से इनकार करता है, मतलब प्लीड नॉट गिल्टी करता है, तो उसके प्लीड नॉट गिल्टी करने की वजह से मुकदमा आगे चलता है। तो हुआ क्या, ये आपका चार्ज जो दर हकीकत चार्ज है ये फाइनल एक्यूजेशन है। कौन सी फाइनल एक्यूजेशन, वो फाइनल एक्यूजेशन या हतमी इल्ज़ाम विच हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय प्रोसिक्यूशन। तो जो प्रोसिक्यूशन साइड ने हतमी इल्ज़ाम का लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखिए पुलिस एफआईआर में कोई और दफ़ा लगा देती है, बट जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो कहता है कि नहीं यार ये तो यहाँ पर एफआईआर में ये दफ़ा बनती ही नहीं है। लिहाजा वो क्या कर देता है, वो उसको चेंज करके कहता है, रिकमेंड करता है मजिस्ट्रेट को कि जनाब इसको इस सेक्शन के तहत चार्ज किया जाए
ना कि उस सेक्शन के तहत जो पुलिस ने लिखा हुआ है। बट हैरानी इस चीज़ की होती है, जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो जो FIR में लिखा गया सही है या गलत है उसी पर ही चार्ज फ्रेम होता है। तो जो आपकी जुडिशल कैपेसिटी और आपका जो जुडिशल माइंड है वो इस स्टेज पर एप्लीकेबल क्यों नहीं होता कि क्या वाकई ऐसा मामला जो है वो ठीक था भी सही या नहीं था, क्योंकि चेक एंड बैलेंस है कोई नहीं, हर जगह पर एग्जेम्पशंस हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, तो बस जो चल रहा है सो चल रहा है। खैर यहाँ तक आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि चार्ज वो हतमी इल्ज़ाम है जो किसी भी शख्स पर लगाया जाता है प्रोसिक्यूटर की तरफ से, और जिसको साबित करना उस मुकदमे की प्रोसिक्यूशन साइड की ज़िम्मेदारी होती है, और मजिस्ट्रेट बाकायदा तौर पर किसी भी अक्यूज़ को वो चार्ज पढ़ कर सुनाता है। और किस तरह सुनाता है, वो बताता है कि जी मैं मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल दोयम सोयम जो भी है, आपको ए सन ऑफ बी को अंडर सेक्शन फलां PPC, अब क्या हुआ, रेलेवेंट प्रोविज़न बताया, उसके बाद उसको क्या बताया, रेलेवेंट लॉ बताया, साथ क्या बताया कि अंडर सेक्शन फलां PPC आपने जो जुर्म किया उस जुर्म को डिफ़ाइन किया, तो उसके तहत मैं आपको चार्ज करता हूं कि आपने फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह फ़लाँ वक्त ऐसा जुर्म किया था। क्या आप अपने जुर्म को तस्लीम करते हैं? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया चार्ज का? यहाँ से हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट का जो है, चार्ज का बेसिक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है टू प्रोवाइड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो खुद का दिफा कर सके, ये इसका बेसिक मकसद है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको वक्त भी बताया, दिन भी बताया, जगह भी बताई, जुर्म भी बताया, सब कुछ बताया, और आखिर पे उससे क्या पूछा जाएगा कि क्या तुम अपना जुर्म तस्लीम करते हो या नहीं। अगर वो जुर्म तस्लीम करेगा तो 243 के मुताबिक प्लीड गिल्टी हुआ तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा, और अगर वो अपना जुर्म तस्लीम नहीं करता तो फिर हमारा ट्रायल जो है वो स्टार्ट होगा, एविडेंस फिर आएगा और फिर सारे मामलात स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमें पता चला कि वो हतमी इल्ज़ाम जो किसी भी क्रिमिनल मुकदमे में लगाया जाता है कि जिसके इनकार पर क्रिमिनल मुकदमा चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चार्ज। अब आ जाए जनाब 221 चार्ज टू स्टेट अफेंस के ऊपर। बेसिकली क्या है कि जो चार्ज है उसके कंटेंट क्या हैं, वो है 221 के अंदर, सेक्शन 221 कंटेंट्स ऑफ चार्ज, कि जो मजिस्ट्रेट चार्ज शीट बनाएगा उसमें वो क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखेगा, वो भी हम पढ़ेंगे कि कंटेंट्स ऑफ चार्ज क्या है। एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द अफेंस। सबसे पहली चीज़ जो इस चार्ज में होगी वो अफेंस होगा। उसको बताया जाएगा कि जी आपने कौन सा जुर्म किया है, किस जुर्म के तहत आप पर ये मुकदमा जो है वो चलाया जा रहा है। फिर क्या बताया जाएगा, स्पेसिफिक नेम ऑफ अफेंस और सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन। स्पेसिफिक नेम, सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन। आपने जी शज्जा खफीफा किया है, बात यह है, चलो आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, आप में से तो अक्सर लोग जानते होंगे कि शज्जा खफीफा क्या है। क्या वो मुल्ज़िम भी जानता होगा कि शज्जा खफीफा क्या है? उसको तो पता नहीं होगा। तो जहाँ पर जुर्म ऐसा है कि नाम बताने, अब शज्जा खफीफा उसका क्या है, स्पेसिफिक नेम। हम उसको आगे क्या बताएंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि भाई तुमने किसी शख्स के चेहरे पर या सर पर ऐसा ज़ख़म लगाया है कि जिससे उसके चेहरे पर स्वेलिंग आई, या चेहरे का रंग तब्दील हुआ, जो भी पर्टिकुलर जुर्म है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे,
ताकि मुजरिम को समझ आए कि उस पर कौन सा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ऑफेंस वो हमने क्या बताया, सेक्शन 337। अब 337 का उसको क्या पता, साथ हमने बताया सजा खफीफा, उसको ये भी नहीं पता, तो हमने उसको साथ ही क्या कर देना है, सफिशेंट डिस्क्रिप्शन देनी है ताकि वो जो मुल्ज़िम है वो उस जुर्म को समझने के काबिल हो जाए। और फिर क्या है जनाब, हाउ स्टेटेड वेयर अफेंस हैज़ नो स्पेसिफिक नेम। कुछ ऐसे भी अफेंसेस है पीपीसी में जिनका स्पेसिफिक नेम मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर हम उसको इस हद तक डिस्क्राइब करेंगे कि वो मुल्ज़िम उस जुर्म की नोयत को समझ जाए कि उस पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। द लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ, लॉ भी होगा, सेक्शन ऑफ लॉ। आई मजिस्ट्रेट फ्ला फ्ला चार्ज यू अंडर सेक्शन 379 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड फॉर कमीशन ऑफ थेफ्ट। अब वो आगे थेफ्ट कैसे किया, किस तरह किया, तुमने फलां तारीख को फलां जगह पर फलां शख्स के घर से चोरी की, क्या तुम अपने जुर्म को मानते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। लैंग्वेज ऑफ चार्ज क्या होगा, जहां तक बात है इसके लैंग्वेज की, जो हमारा चार्ज है, तो चार्ज की अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट या एनी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द अक्यूज, द चार्ज शैल बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। या तो ये इंग्लिश होगा या लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। हर प्रोविंस ने क्या किया, कहीं पर सिंधी को लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बना दिया, कहीं पर पश्तो को लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बना दिया, कहीं पे उर्दू लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, कहीं पर इंग्लिश ही लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है। तो ये चार्ज या तो इंग्लिश में होगा या लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, और लैंग्वेज ऑफ कोर्ट हमेशा क्या होती है, लोकल लैंग्वेज होती है, जो किसी ख़ास प्रोविंस के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है, वो उसको नाफिज करती है कि इस सूबे के लिए कौन सी ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको आप लोकल लैंग्वेज का नाम देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि प्रीवियस कन्विक्शन, अब प्रीवियस कन्विक्शन के साथ लिखा हुआ है प्रीवियस कन्विक्शन व्हेन टू बी स्टेटेड। देखें, अगर तो ये होता कि प्रीवियस कन्विक्शन टू बी स्टेटेड, तो इसका सिंपल मतलब ये होता कि इन एवरी केस अदालत जब भी चार्ज फ्रेम करती तो प्रीवियस कन्विक्शन का जिक्र करती। उसने कहा नहीं, प्रीवियस कन्विक्शन व्हेन टू बी स्टेटेड, कि किस वक्त चार्ज को फ्रेम करते वक्त अदालत प्रीवियस कन्विक्शन का जिक्र करेगी। अच्छा जी, कब जिक्र करेगी अदालत प्रीवियस कन्विक्शन का। अब थोड़ा सा जहन पर जोर दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जोर देना, फिर वो कहीं जो है ना वो हो जाए, परेशान हो जाए, कोई डिप्रेशन शिप्रेशन कोई ऐसा वैसा। सिर्फ पढ़ाई तो नहीं है ना, और भी गम ज़माने में पढ़ाई के सिवा। वो तो आप सिर्फ 2 घंटे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, 22 घंटे आपने और सोचों को देने होते हैं और काम करने होते हैं। क्योंकि अगर उस 22 में से 2 घंटे भी आप घर में पढ़ाई कर लें तो थोड़ा सा यहाँ पर आसानी हो जाए, पर ना स्टेटेड सेट आउट एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है जनाब। अच्छा, इसमें है क्या चीज़, सेक्शन पढ़े 75 पाकिस्तान पीनल कोड। कौन सा सेक्शन पढ़ना है, 75 पाकिस्तान पीनल कोड। सेक्शन 75 पीपीसी कहता है कि अगर कोई शख्स चैप्टर 12 चैप्टर 17 किसका, पीपीसी, चैप्टर 12 चैप्टर 17। चैप्टर 12 क्या है, अफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, अफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हो गया, और चैप्टर 17 है अफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कौन से अफेंसेस है जी अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 10-11 अफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारे के सारे क्या है, अफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। एक शख्स ने, ये कौन बात कर रहा है, सेक्शन 75 कह रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है, सेक्शन 75 बात कर रहा है पीपीसी में इनहैंस्ड
पुनिशमेंट्स की। चोरी की आमतौर पर सजा कितनी है? 379 में 3 साल। 379 में चोरी की सजा हो गई 3 साल। लेकिन सेक्शन 75 कहता है कि अगर एक शख्स पहले से चैप्टर 12-17 का कोई ऑफेंस करे और उसमें 3 साल या उससे ज्यादा सजा याफ्ता हो, अगली शर्त कि ऑलरेडी सजा उसने काटी है 3 साल या ज्यादा, तो उस सूरत में अगर वो जुर्म को दोबारा करेगा तो फिर उसकी सजा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर अदालत कहती है कि भाई ये तो पहले भी चोरी करके 3 साल की सजा काट चुका है और इसने दोबारा फिर यही काम किया है, लिहाजा इस बार इसकी सजा क्या होनी चाहिए? ज्यादा, तो उस वक्त चार्ज में प्रीवियस कन्विक्शन का लिखना क्या है? जरूरी। और अगर ये सेक्शन 75 वाली सिचुएशन अराइज नहीं होती फिर चार्ज में प्रीवियस कन्विक्शन का लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रीवियस कन्विक्शन कब लिखा जाएगा? प्रीवियस कन्विक्शन उस वक्त लिखा जाएगा जब उस पर्टिकुलर प्रीवियस कन्विक्शन से उसके मौजूदा ट्रायल के ऊपर कोई फर्क पड़े और उसकी सजा कम या ज्यादा होनी हो, तो उस सूरत में हम प्रीवियस कन्विक्शन का जिक्र करेंगे, अदरवाइज प्रीवियस कन्विक्शन का जिक्र नहीं करेंगे। ऐसा आना चाहिए। अच्छा जनाब, अब आगे आ जाएं। यहाँ पे हमने ये सिंपल देखे पढ़ा है कंटेंट्स ऑफ चार्ज के चार्ज में ऑफेंस होगा, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन होगी, लॉ और सेक्शन होगा, उसके बाद इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी, और कब कब प्रीवियस कन्विक्शन उसका कंटेंट में आएगी। अगर ये केस नहीं है तो प्रीवियस कन्विक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो प्रीवियसली कोई भी जुर्म कर चुका है, कत्ल कर चुका है, चार्ज में उसका जिक्र नहीं आएगा क्योंकि प्रीवियस कत्ल से नए जुर्म के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर वो चैप्टर 12, चैप्टर 17 कोई भी ऑफेंस रिपीट करेगा तो अंडर सेक्शन 75 उसको पहले से ज़्यादा सज़ा दी जाएगी अगर वो 3 साल तक की सज़ा उसमें काट चुका है तो। अब फर्दर क्या है जनाब, ये भी हम लिख रहे हैं कि चार्ज में क्या क्या होगा। 222 की तरफ आप आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर छोटे से केस ला लिख लें, और वो केस ला क्या है जनाब कि अगर कोई भी जो चार्ज है वो सेक्शन 221 के बराबर, जो सेक्शन 221 के हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं, अगर उसको फुलफिल ना करे तो फिर क्या होगा? 2003 पीसीआर एलजे 2003 पीसीआर एलजे कहाँ चला गया जनाब? पेज 367, बल्कि 1278 वाला लिखे थे, 1278। ये है रिमांड अफेक्ट। बेटा बातें नहीं करें। अफेक्ट क्या है? किस चीज का अफेक्ट? इस चीज का अफेक्ट कि अगर चार्ज was not framed according to section 221 CRPC, the case was remanded। रिमांड का मतलब होता है केस को वापस भेज देना। अगर ये तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं की जाएंगी जो हमने 221 में पढ़ी हैं और चार्ज फ्रेम करके सज़ा सुनाई जाएगी, तो सुपीरियर कोर्ट्स ने ये सेटल किया कि ऐसा केस रिमांड किया जाएगा ताकि दोबारा उसको क्या किया जाए? प्रॉपर चार्ज को फ्रेम करके उस शख्स पर मुकदमा चलाया जाए। तो ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, चार्ज को इस तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। ये हमने पढ़ा कंटेंट। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आगे हमारे पास आएगा 222 पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस, पर्सन। किसी भी चार्ज में ये 3 चीजें होना जरूरी है कि भाई तुमने
फलां तारीख को फलां जगह पर इस शख्स को ज़ख्मी किया, मारा, जो भी उसके साथ ऑफेंस किया, तो टाइम, प्लेस, पर्सन उसका जिक्र करना ज़रूरी है। द चार्ज शेल कंटेन सच पर्टिकुलर एज टू टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस एंड द पर्सन इफ एनी। देखें, पर्सन उस सूरत में होगा अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो किसी पर्सन के खिलाफ है, उसको कत्ल किया है या उसको ज़ख्मी किया है या उसको डिफेम किया है। अगर कोई ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन है, इन बॉडी को है, तो फिर इफ़ एनी की सूरत में पर्सन हर बार नहीं, बट टाइम एंड प्लेस मैंडेटरी है जो हर बार लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि व्हेन मैनर, ये है 222, और व्हेन मैनर ऑफ ऑफेंस टू बी स्टेटेड अंडर सेक्शन 223, अगर सेक्शन 221, 222 उसमें दी गई इंफॉर्मेशन से अक्यूज़ को मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल गई है और वो उस चार्ज को समझने के काबिल हो गया, तो मैनर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैनर का मतलब है तरीक़ाकार। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं किस चीज़ का, थेफ्ट का, अब थेफ्ट उसने की है जिसमें आपको पता ही नहीं कि चोरी हुई कैसे थी। उसने खिड़की खोली थी, वो दरवाजे से आया था, दरवाज़ा खुला हुआ था, वो कमरे में पहले से छुपा हुआ था, आपको मैनर का पता नहीं है। तो थेफ्ट वगैरह की सूरत में मैनर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना अगर लिख दिया जाए कि भाई साहब आपने क्या किया था, आपने फ़लाँ तरीक़ को फ़लाँ जगह से ये चोरी किया, तो मोर देन इनफ है। लेकिन अब आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आपने किया है मुझे चीटिंग। तो अब चीटिंग कैसे की है? अगर मैं खाली लिख दूं कि जनाब इसने चीट किया, ओ भाई बताओ, इसने चीट, आपका डॉक्यूमेंट जाली बनाया है, आपके साइन जाली किए हैं, किस तरह आपको चीट किया है? तो यहां पर मैनर का लिखना क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। तो आपने जो चीज़ जहन में रखनी है कि मैनर उस वक्त लिखा जाएगा कि अगर सेक्शन 221 और 222 अगर उसको कंप्लाई विद करने के बावजूद ऑफेंस क्लियर नहीं है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें मैनर का जिक्र करेंगे, अदरवाइज मैनर का जिक्र करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो तीन चीज़ें होंगी, कंटेंट्स, पर्टिकुलर्स एंड मैनर। ये चीज़ें आप किसी भी चार्ज में लिखेंगे। और उसके बाद कि वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, 224 words in charge taken in sense उस लॉ के मुताबिक। मतलब क्या है? सिंपल सी बात, आपको पता है कि हर लॉ उसके साथ एक डेफिनेशन क्लाज होती है और डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग डेफिनेशन क्लाज में दिए जाते हैं, जो कि हर कानून के लिए क्या होता है कि सेम वर्ड, अगर किसी एक कानून, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड का लफ्ज़ है, अगर वो लिखा होगा फिस्कल लॉज में, तो आप उसका मतलब क्या लेंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कहीं पर आप उसका मतलब ले रहे होंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कहीं पर आप उसका मतलब ले रहे होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ख़ास मतलब है ना। तो यहाँ पर जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे और यहाँ पर आपने कोई लफ्ज़ लिखा, तो हो सकता है, जैसे मैं सिंपल आपको बताऊँ कि अगर मैं ये लफ्ज़ जुवेनाइल ले लूँ, CRPC में जुवेनाइल कौन है, 15 साल से छोटा। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में जुवेनाइल कौन है, 18 साल से छोटा। तो अब जो ये लफ्ज़ जुवेनाइल है, जिस कानून के तहत हम उसके ऊपर मुकदमा चला रहे हैं, उस कानून के मुताबिक इस लफ्ज़ जुवेनाइल का मतलब लिया जाएगा, CRPC के मुताबिक मतलब नहीं लिया जाएगा। CRPC में तो जुवेनाइल 15 साल का है, बट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में कितने साल का है, वो 18 साल का। अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आएगा तो फिर उसका मतलब उस कानून वाला लिया जाएगा जिस कानून के तहत, जो सेक्शन जिस कानून का लगा रहे हैं। CRPC का लफ्ज़ का मतलब नहीं लिया जाएगा। जैसे कंप्लेंट है, यहाँ पर और मतलब है, किसी और कानून में कोई और मतलब होगा। तो जो उस कानून में, जिस कानून के तहत चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, तो जो पर्टिकुलर उसका मीनिंग है वही मीनिंग उसका लिया जाएगा। यहाँ तक हमने क्या कंप्लीट किया है,
कंटेंट्स ऑफ चार्ज, कि जो एक हमारा चार्ज है उसके कंटेंट्स क्या होंगे, उसमें ऑफेंस, स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑफेंस, सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन, लॉ, सेक्शन ऑफ लॉ, उसकी लैंग्वेज, और एक चीज़ है व्हाट इज़ इम्प्लाइड इन चार्ज। इम्प्लाइड इन चार्ज का मतलब ये है कि जो ये तमाम चीज़ें हमने लॉ की रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, कोई भी जो चार्ज है वो उसको मुकम्मल करता होगा, उससे हटकर चार्ज फ्रेम नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो उस शख्स को, किसको, अक्यूज़ को सफिशेंट इंफॉर्मेशन देना के लिए ज़रूरी होंगी, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं उसमें लिखी जाएंगी। अब हमने यहाँ तक इम्प्लाइडली फ़र्ज़ कर लिया जी उसको 222 तक समझ आ गई जुर्म की, पर अगर नहीं आई तो फिर 223 का लिखना क्या हो जाएगा, ज़रूरी, उसका मैनर लिखना ज़रूरी। और अगर मैनर लिखे बगैर जुर्म एक्सप्लेन हो गया तो मैनर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ तक हो गए कंटेंट्स। अब आगे चलते हैं कि अगर कोर्ट जब चार्ज फ्रेम करता है और चार्ज फ्रेम करते वक्त अदालत से कोई गलती हो जाए तो अब क्या किया जाएगा, क्या उस गलती का कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है, या क्या उस गलती की वजह से उस शख्स की सज़ा ख़त्म हो सकती है या नहीं, या गलती से मुकदमे पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 225 अफेक्ट ऑफ एरर्स पढ़ते हैं। इसमें दो सेक्शन पढ़ेंगे, 225 और 226 जब पढ़ेंगे, और एक और भी आगे सेक्शन आएगा तो वहाँ पर हमें एक थोड़ा सा फ़र्क पता चलेगा कि नहीं यार फ़र्क पड़ता है अफेक्ट ऑफ एरर के हिसाब से, कि फ़र्क पड़ेगा, और वो फ़र्क कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। अभी मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, ये पर्टिकुलर इसी तरह क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि जी अफेक्ट ऑफ एरर ऑन चार्ज क्या है। अफेक्ट ऑफ एरर का मतलब क्या है कि अगर चार्ज फ्रेम करते वक्त हमारा जो ट्रायल कोर्ट है जो चार्ज फ्रेम कर रहा है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो सेक्शन 225, अंडर सेक्शन 225 इज देयर एनी अफेक्ट ऑफ एरर, तो नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस आर द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasions of failure of justice। तो वो कहता है कि जनरली उसने कहा जनरली एरर्स have no effect, लेकिन अगर ये हो कि accused was misled, अगर accused कहे कि नहीं जनाब इस गलती की वजह से मुझे धोखा हुआ था और मैं खुद को ठीक से डिफेंड नहीं कर पाया था, तो फिर हम कहेंगे कि जनाब ये जो डिफेक्ट है ये किस में चला जाएगा, ये मटेरियल डिफेक्ट में चला जाएगा। और अगर मटेरियल डिफेक्ट में जाएगा तो फिर क्या होगा वो आगे चल के पढ़ते हैं। लेकिन अफेक्ट ऑफ एरर कितने हो गए, दो। पहला, इफ द अक्यूज वाज नॉट मिसलेड, क्या कहेंगे, इफ द अक्यूज वाज नॉट मिसलेड देन देयर इज नो अफेक्ट ऑफ द एरर्स वाइल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। कुछ गलत लिखा कुछ नहीं लिखा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर उसकी वजह से अक्यूज़ मिसलेड हुआ और उसने कहा जी कि मैं तो कभी भी इस चीज़ को तस्लीम ना करता, ये इस चार्ज की वजह से मैंने तस्लीम किया था, मुझे उससे गलत फहमी हुई थी, तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में आगे चल के पढ़ेंगे कि वो मुकदमा रिमांड भी हो सकता है, उसका चार्ज जो है वो अपीलेट कोर्ट वो अमेंड भी कर सकती है। जैसे कि उसने मिसाल दी, ए इज़ चार्ज अंडर सेक्शन 242 ऑफ द PPC with having been in possession of counterfeit coin, having known at the time when he became possessed thereof that such coins was counterfeit, the word fraudulent being omitted in the charge unless it appears that A was in fact misled by this omission, the error shall not be regarded as material। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, काउंटरफीट कॉइन अगर मैं फ्रॉडोलेंटली अपने पास रखता हूं तो ये जुर्म है,
और अगर मुझे ही किसी ने आकर वो काउंटरफीट कॉइन दिया है और मैंने फ्रॉडुलेंटली उसको अपने पास नहीं रखा, तो ये मैंने जुर्म नहीं किया। और अगर चार्ज फ्रेम करते वक्त उसने लिखा कि जनाब यू आर इन द पोजेशन ऑफ द काउंटरफीट कॉइन, तो हाँ जनाब मैं काउंटरफीट, मेरे पास करेंसी मौजूद थी। तो अब मुझे नहीं पता कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो करेंसी थी तुमने फ्रॉडुलेंटली अपने पास रखी हुई थी, तुम किसी को धोखा देने चाह रहे थे, तो अब तो मैं मिसलीड हो गया ना कि जनाब ये तो गलत है, इस तरह तो नहीं है, मैं तो सिर्फ मेरे पास थी पर मुझे नहीं पता था कि जनाब ये गलत करेंसी है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, बट थी सही मेरे पास। तो अब यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली का लफ्ज़ अगर नहीं लिखा जाएगा तो क्या हुआ कि मैं इस चार्ज को सही तरह से समझ नहीं पाया, तो अब इसका अफेक्ट होगा। और अगर मुझे पता है कि ये जो फ्रॉडुलेंटली का लफ्ज़ लिखा है या नहीं लिखा, और अदालत में मेरा एक्सप्रेशन, मेरा डेमनर और ये चीज़ें बताती है कि नहीं जी कोई नहीं ठीक है जी, मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उस सूरत में से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट ये है कि अगर मिसलीडिंग इफेक्ट होगा तो उस सूरत में आपका जो एरर है वो मटेरियल डिफेक्ट बनेगा, उसका अफेक्ट होगा। और अगर अक्यूज़ को उससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा तो उस सूरत में इसका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। फर्दर ये है 226 तो इसमें से निकल गया। प्रोसीजर ऑन कमिटमेंट विदाउट चार्ज और विद इम्परफेक्ट और इरोनियस चार्ज, वो अभी इसमें ओमिट हो चुका है। इसमें जनाब एक आप ऑफेंस लिख लें कि डिफेक्ट इन चार्ज प्रोसीडिंग्स नॉट इनवैलिडेटेड, PLD 1972, PLD 1972, कराची 351। यही सेम चीज़ को उसने डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी डिफेक्ट इन चार्ज है उससे क्या होगा, डिफेक्ट इन चार्ज की वजह से प्रोसीडिंग कभी भी, प्रोसीडिंग नॉट इनवैलिडेटेड, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि डिफेक्ट इन चार्ज था तो लिहाजा ये ट्रायल इविशिएट हो जाएगा, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ द अक्यूज वाज नॉट मिसलीड, अगर वो मिसलीड हुआ तो फिर फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें अगर ये चीज़ हो गई, हमने कहा कि अक्यूज़ मिसलीड हो गया, अक्यूज़ क्या हो गया, मिसलीड हो गया। जब अक्यूज़ मिसलीड होगा तो आपका एरर क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। तो इफ़ द एरर इज़ नॉट मटेरियल तो फिर कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर एरर क्या है, मटेरियल, मटेरियल कब होगा, जब अक्यूज़ क्या हुआ, मिसलीड हुआ। तो अब इन ऑपरेशन कौन सा आएगा, सेक्शन 232। तो ये दो सेक्शन आपने याद रखने हैं, जब भी पेपर में आपसे पूछेगा अफेक्ट ऑफ एरर, तो अंडर सेक्शन 225 और अंडर सेक्शन 232। 232 क्या कहता है जनाब, अफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर, अफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। फर्क देख लें टाइटल के अंदर क्या फर्क है, 225 अफेक्ट ऑफ एरर, 232 अफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। मटेरियल एरर से क्या फर्क पड़ेगा, इफ एनी अपीलेट कोर्ट or the high court or the court of session in the exercise of power of revision or of its power under chapter 17 is of the opinion that any person convicted of an offence was misled in his defense by the absence of a charge or by any error in the charge, it shall direct a new trial to be held upon a charge frame in whatever manner it thinks fit। पहली चीज क्या है, अगर मटेरियल डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, न्यू ट्रायल। और ये एरर कौन करेगा, ऑर्डर कौन करेगा, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। और ऑर्डर कब करेंगे, कि जब उनके पास उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जाती है या क्या जाती है, रिवीजन। तो अगर किसी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील या रिवीजन जाएगी सेशन या हाई कोर्ट के पास इस ग्राउंड पर कि जनाब ये जो चार्ज था, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ द चार्ज वाज नॉट फ्रेम्ड और चार्ज वाज फ्रेम्ड इम्प्रॉपरली। चलो ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि चार्ज फ्रेम हुआ इम्प्रॉपरली, तो मतलब इसमें एक नई चीज़ आ गई है कि बग़ैर चार्ज फ्रेम किए भी सज़ा हो सकती है। जबकि हमने कहा कि जनाब जब तक
आपका चार्ज फ्रेम नहीं होगा, आपका ट्रायल नहीं चलेगा, तो फिर उस सूरत में ये मसला तो महमूद साहब ख़राब नहीं हो गया कि बग़ैर चार्ज के किसी को क्या दे दी जाए, सज़ा दे दी जाए। ऐसे ही है, मसला ख़राब नहीं है, मसला ठीक है। और वो मसला ठीक क्या है, 265 जाके पढ़ें, 260 से 265 समरी ट्रायल्स जाके पढ़ें। समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती। रेगुलर प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल इज़ नॉट फॉलोड इन द समरी ट्रायल। और अगर किसी शख्स को समरेरली ट्रायल करते वक्त उसको सज़ा दी गई और उस पर उसने क्या कर दिया, अपील कर दिया, उसने कहा जी मेरे ऊपर तो चार्ज फ्रेम ही नहीं किया गया, मेरी ये सज़ा बनती ही नहीं है, अगर मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाता मैं अपने आप को डिफेंड करता, इसलिए मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। तो दोनों सूरतों में तो मटेरियल डिफेक्ट कब होगा कि व्हेन द चार्ज वाज नॉट फ्रेम्ड प्रॉपरली और द चार्ज वाज इवन नॉट फ्रेम्ड। और कब फ्रेम नहीं होता, समरी ट्रायल के केसेस में जो चार्ज है वो आपका फ्रेम होता ही नहीं है। तो पहला क्या हुआ, पहला पॉइंट जहन में रख लें कि अगर मटेरियल डिफेक्ट, मटेरियल एरर चार्ज में होगा तो न्यू ट्रायल चलेगा, दोबारा जो है वो जीरो से मुकदमा चलेगा। और एक और इसका इफेक्ट क्या है कि इफ द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द फैक्ट ऑफ द केस आर सच दैट नो वैलिड चार्ज अपॉन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट प्रूव्ड, इट शैल क्वैश द कन्विक्शन। दूसरा, क्वैशमेंट ऑफ कन्विक्शन। एक पुराना पेपर मैंने पढ़ा, उसमें सिर्फ ये सवाल था, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कन्विक्शन में बी क्वैश्ड। सब लोगों ने कहा कि यार अपील के अंदर क्या होता है कि अपील में ये होता है कि आपका जो कन्विक्शन है उसको एक्विटल में बदल दिया जाता तो वो कन्विक्शन क्वैश होगी। और नहीं भाई, वो कन्विक्शन क्वैश नहीं हुई। द कन्विक्शन में बी क्वैश्ड by the High Court or the Court of Session during appeal or revision, particularly if there was any material error in the charge। और वो material error दूर करने के बाद जो नई सूरत हाल आई वो दो हो सकती हैं, एक ये कि न्यू ट्रायल हो जाए और एक ये कि उसके बाद ऐसी सूरत हाल बनी कि जिसमें आपका ट्रायल कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट है वो कहता है यार कोई ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता। जब ऑफेंस मेड आउट होता ही नहीं है तो वो कन्विक्शन को क्या कर देगा, क्वैश कर देगा। मतलब या रिमांड करता कि दोबारा ट्रायल चलाओ, उसने कहा नहीं रिमांड की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑफेंस बना ही नहीं। फॉर एग्जांपल एक शख्स के ऊपर ऑफेंस हो गया पर्सोनेशन का। पर्सोनेशन क्या होती है, पर्सोनेशन ये होती है कि आप खुद को कोई और शख्स जाहिर करके अगर कोई काम करते हैं तो ये क्या है, ये पर्सोनेशन है, सज़ा भी हो गई। जब वहाँ पर बात पहुँची तो सेशन कहता हो भाई ये तो पर्सोनेशन में फ़ाल ही नहीं करता। अगर पर्सोनेशन में फ़ाल नहीं करता तो फिर क्या है, वो कहते इधर तो कोई जुर्म ही कोई नहीं बनता। अगर कोई जुर्म ही नहीं बनता तो मतलब दोबारा ट्रायल चलाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब वाली सज़ा को क्या करें, वो कहता है जिसको क्या कर दो, क्वैश। क्वैश का मतलब है सज़ा ख़त्म, मामला यहीं पर ख़त्म। अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया दैट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द एरर, तो सेक्शन 225 एंड 232 ऑफ CRPC डील्स किसके साथ डील करता है, विद द इफेक्ट ऑफ द एरर। 225 इफेक्ट ऑफ जनरल एरर एंड 232 इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। जनरल एरर है देयर इज नो इफेक्ट, और जनरल एरर में क्या होता है, कोई चीज़ रह गई है लेकिन उसके रहने से आपका जो अक्यूज है वो मिसलीड नहीं हुआ, और अगर वो मिसलीड हो गया तो एरर क्या कहलाएगा, मटेरियल। और अगर मटेरियल एरर होगा तो मटेरियल एरर की सूरत में क्या होगा, मटेरियल एरर की सूरत में जो आपका आपको डेफिनेटली मजिस्ट्रेट ने तो सज़ा सुना दी ना, अभी अपीलेट स्टेज के ऊपर गया या रिविजनल स्टेज के ऊपर गया तो वहाँ पर या तो उस केस को न्यू ट्रायल के लिए, न्यू ट्रायल खुद भी कर सकता है और वो रिमांड भी कर सकता है, चलो भी वापस इसको दोबारा से क्या करो, इसका ट्रायल चलाओ। और अगर वो कन्विक्शन को क्वैश करना चाहे तो कर सकता है। ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ एरर। किसके ऊपर हो गया इफेक्ट ऑफ एरर, इफेक्ट ऑफ एरर हो गया हमारा जनाब चार्ज के ऊपर। अब एक इसमें अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, मजीद इस चार्ज के टॉपिक के अंदर, कल पढ़ेंगे हम, आज नहीं पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट रह गया अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कि कैन अ चार्ज बी अल्टर्ड, यस द चार्ज कैन बी अल्टर्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस, बट आफ्टर अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, क्या मुकदमा चलेगा, दोबारा ट्रायल चलेगा, क्या प्रोसीजर होगा, एक ये चीज़ पढ़ेंगे। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। ज्वाइंडर ऑफ चार्ज आप कल पढ़ के आए, उसमें होगा क्या कि किस वक्त
एक या एक से ज़्यादा मुकदमों में किसी एक शख्स को या मुख्तलिफ लोगों को एक मुकदमे के अंदर इकट्ठा जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। ये हमारा कल का टॉपिक होगा। आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा है कि कंटेंट्स ऑफ चार्ज क्या थे। हमने कहा कि चार्ज के अंदर लॉ, सेक्शन, वो तमाम चीज़ें भी लिखी जाती हैं, साथ उसका टाइम, प्लेस एंड पर्सन अगर कोई है तो वो लिखा जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो मैनर लिखी जाएगी, हर सूरत में मैनर नहीं लिखा जाएगा। तो कंटेंट्स, पर्टिकुलर एंड मैनर, तीन चीज़ें, ये हो गया चार्ज के बारे में। और उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, फर्दर हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ एरर। 225 और 232 दरमियान वाले जो सेक्शन हमने छोड़े, 226 तो वैसे ओमिटेड है, 27 से लेकर 31 तक क्या है, वो अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में। वो कल पढ़ेंगे कि चार्ज जब अल्टर होगा तो किस तरह अल्टर होगा, और आगे फिर उसके साथ जॉइंटर ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछने, तो हम आगे चलते हैं जनाब।